Assalamu alaikum, myself Aisha. I am a student of BSAF 7A. Now, first of all, I will present the financial ratios of the selected company Sanofi Aventis Pakistan Limited. I also taken the financial statements in their annual reports. I have taken 3 reports: statement of financial position, profit and loss, and cash flow statement. फाइनेंशियल पोजीशन को बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी वगैरह रिकॉर्ड होती है। एसेट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। और टोटल इक्विटी इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में हम लोग नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वगैरह ये चीज़ें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास हमारी कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो रिकॉर्ड होती हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। उसके बाद हमारे पास आती हैं इसके रेशो एनालिसिस। सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान लिमिटेड के हम रेशो एनालिसिस करेंगे। प्रॉफिट हमारे हम दो तरह की रेशोज़ को यूज़ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ और इन्वेस्टमेंट रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हमारे पास 4 टाइप की होती है, ROSF, ROCE, मतलब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स लेस प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल रिजर्व्स प्लस रिटेन अर्निंग। ये फॉर्मूला शो हो रहा है यहाँ पे। ROSF को कैलकुलेट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके कितना प्रॉफिट गेन करते हैं। ROSF से हमें ये पता चलता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स लेस प्रेफरेंस शेयर्स। प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है हम लोग इनकम स्टेटमेंट से हमें मिलेगा। ऊपर फॉर्मूला बार में हम सेल के एड्रेस शो हो रहा है कि हमने ये फिगर कहाँ से लिया, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से लिया है। उसके बाद शेयर कैपिटल ये हमें बैलेंस शीट से मिलेंगे, रिजर्व्स भी हमें बैलेंस शीट से मिलेंगे और रिटेन अर्निंग हमारे पास कंपनी की ज़ीरो है। तो हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ऊपर फॉर्मूला बार में शो हो रहा है कि हम लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेशन की है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स लेस प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड कर दिया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स पर, और हमारे पास ROSF कैलकुलेट हो गया। सेम इसी तरीके से हम 2020, 21, 22 इनका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करंट एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम किस चीज़ को डिफाइन करता है कि हम लोग अपनी इक्विटी को यूज़ करके कितना प्रॉफिट गेन करते हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट गेन करती है, ये हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ शो हो रहा है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बेसिकली इनकम स्टेटमेंट से भी मिल जाता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम इनको दोनों को आपस में वो कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद शेयर कैपिटल ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेंगे। उसके बाद रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग इस कंपनी की ज़ीरो है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये भी हमें फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेंगी। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इन चीज़ों को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इन चीज़ों को एडअप कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को 618751, इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो हमारे पास ROCE कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम 20, 21 और 22 का ROCE कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बेसिकली इनकम स्टेटमेंट से मिलता है, सेल्स फॉर्मूला बार में एड्रेस शो हो रहा है, और सेल्स रेवेन्यू ये भी हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2021, 22 और 2019 से 2022 तक कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। उसके ग्रॉस प्रॉफिट हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। इसी तरह सेल्स रेवेन्यू भी हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा।
और इसी तरीके से हम सेम इसी फॉर्मूले से हम बाकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बाकी ईयर्स का भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्म। इन्वेस्टमेंट रेशो सबसे पहली रेशो डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके जो प्रॉफिट गेन करते हैं उनको हम कितना उनमें से उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो से हम वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग फॉर द ईयर्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड अनाउंस्ड फॉर द ईयर, ये हमें फॉर्मूला बार में शो हो रहा है कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिया है। अर्निंग फॉर द ईयर्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड ये हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम लोग बाकी ईयर्स की भी डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आता है डिविडेंड कवर रेशो। डिविडेंड कवर रेशो का मतलब होता है कि आपने जो डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से जितनी दफ़ा जो डिविडेंड पे किया है उसे आप कितने टाइम्स कवर करते हैं, ये हमें डिविडेंड कवर रेशो बताती है। डिविडेंड कवर रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अर्निंग फॉर द ईयर्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड अनाउंस्ड फॉर द ईयर्स। अर्निंग फॉर द ईयर्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड ये हमें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से मिलेगा, और डिविडेंड अनाउंस्ड फॉर द ईयर्स ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलेगा। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड कवर रेशो आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग बाकी ईयर्स की भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आती है डिविडेंड शील्ड रेशो। डिविडेंड शील्ड रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड और डिविडेंड इशू शेयर पर शेयर की प्राइस। ये हम लोगों ने इसकी एनुअल रिपोर्ट से पर शेयर की प्राइस ली है, और डिविडेंड पेड ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलेगा। इन दोनों को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू पर शेयर ये भी हमें इसकी एनुअल रिपोर्ट से मिलेगी, सनोफा इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से। तो फिर हम इन डिविडेंड पर शेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड रेशो आ गया। उसके बाद बाकी ईयर्स का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से हमें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से मिलेगी, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ये इसकी प्राइस आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों का जब हम डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इस कंपनी की 2019 की। सेम इसी तरीके से हम लोग बाकी ईयर्स की भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर ये हम इसके एनुअल रिपोर्ट से लेंगे। अर्निंग पर शेयर हमने ऊपर ये कैलकुलेशन की है अभी ऊपर फॉर्मूले में, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगी। प्राइस अर्निंग रेशियो सेम इसी तरीके से फिर हम बाकी ईयर्स की भी कैलकुलेट कर देंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे इनके इन जो हमने रेशोज़ को कैलकुलेट किया इनके ग्राफ्स बनाएंगे। इनके ये रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का ग्राफ है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये जितनी भी रेशोज़ हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं ये उनके ग्राफ्स हैं। और इन ग्राफ की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये हम पीपीटी की फाइल पे करेंगे कि ये बताएंगे कि अगर ये डाउन जिस तरह रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड 2019 में 4% है और 2020 में 11 है और 2021 में 17% है, बहुत इंक्रीज़ हो गया। 2022 पे दोबारा नीचे आ गया, मतलब लॉस हो गया, ऐसे 3% पे आ गया। तो ये क्यों हुआ है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन हम पीपीटी फाइल पे करेंगे। सनोफी ये पीपीटी फाइल है सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान लिमिटेड की। ये सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान ये एक बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी है और ये इसका सेक्टर है फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, मेडिसिन वगैरह बनाती है, और पाकिस्तान में ये 1967 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो वो कुरंगी में है, कराची में, पाकिस्तान में। और इसकी पेरेंट कंपनी सनोफी SA है। उसकी सब्सिडरीज हमारे पास ये आपको शो हो रही हैं, सनोफी पास्टर्स, एंजाइम बायोटेक्निक्स और पहला और बायोवाटिव। ये हमारे पास इसकी पेरेंट का सनोफी SA ये फ्रेंच कंपनी है, इसकी सब्सिडरीज ये हैं ये सारी। उसके बाद हमारे पास आता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कि मतलब इसके शेयर्स कितने किसने होल्ड किए हुए। इसके जो शेयर है जो पैकेजेस लिमिटेड कंपनी है उसने 41.07% सनोफी एवेंटिस के शेयर होल्ड किए हैं। AGT होल्डिंग ने 2.08% किए हैं। नैरा फार्मा ने 5.42% किए। अरशद गोहो ने 13.89% किए और IGI होल्डिंग ने 24.97% इनके शेयर्स होल्ड किए। और सईद हैदर अली इन्होंने इनके शेयर्स 3.32% किए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है
इसका बिजनेस मॉडल, कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है स्नोफी एवेंटिस पाकिस्तान का, ये आपको शो हो रहे हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं किस तरीके से मतलब इनका बिजनेस मॉडल है। फ्रॉम रिसर्च टू रेवेन्यू, किस तरह रिसर्च से रेवेन्यू की तरफ गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है ड्रग्स डिस्कवरी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये ट्रायल्स वगैरह करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। जब वो ट्रायल्स कर लेते हैं तो फिर उनको थर्ड पॉइंट है रेगुलेटरी अप्रूवल। जो ये ट्रायल्स वगैरह करते हैं उसका अप्रूवल एंड देन अप्रूवल मिल जाता है। तो फिर चौथा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग करें, जो मतलब इनको जिन चीज़ का अप्रूवल मिल गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स। और ये सेल्स किसको करेंगे, नंबर 6 पॉइंट है कस्टमर्स को। एंड जब कस्टमर्स को करेंगे तो इनको रेवेन्यू होगा, मतलब इनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ये इसका बिजनेस मॉडल है स्नोफी एवेंटिस पाकिस्तान लिमिटेड का। देन हमारे पास स्नोफी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कि स्नोफी एवेंटिस क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो इंसुलिन है, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बनाती है। वैक्सीन्स हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाती है, कैंसर पेशेंट्स के लिए कैंसर की वैक्सीन बनाती है। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है, एलर्जिक रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, और भी ये बहुत सारी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन जो इनकी मेन है वो ये हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं उसके बाद हमारे पास है इसके की पीपल्स ऑफ सनोफी एवेंटिस। की पीपल्स हैं इसके सीईओ कंपनी के कौन है, आसिम जमाल। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं सईद हैदर अली और सईद बाबर अली। चेयरमैन ऑफ कंपनी है सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान लिमिटेड के। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इनकी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2023 की है। इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और इनके अमाउंट जो हैं वो रुपीस में है। रेवेन्यू जो है वो 43.07 बिलियन है 2023 में। ऑपरेटिंग इनकम 7.88 बिलियन। नेट इनकम 12.67 बिलियन। टोटल एसेट्स 130 बिलियन और टोटल इक्विटी 55 बिलियन और टोटल एम्प्लॉयज नाउ 1000 है सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान लिमिटेड के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनके मॉडल, इम्पोर्ट मॉडल और एक्सपोर्ट मॉडल। इम्पोर्ट मॉडल मतलब इम्पोर्ट मॉडल में क्या चीज़ें इंपोर्ट करती है स्नोफी एवेंटिस। स्नोफी एवेंटिस जो है वो रॉ मटेरियल्स, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स जो है वो इंपोर्ट करती है। कौन सी कंट्रीज से जो है वो इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल्स, वो है फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, चाइना। इनसे ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है और मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। और एक्सपोर्ट मॉडल ये जो है अपनी, इसके एक्सपोर्ट मॉडल क्या है कि कौन सी चीज़ें किन कंट्रीज़ को भेजती है बाहर। ये वैक्सीन, ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर, एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो बनाती है ये एक्सपोर्ट करती है अफगानिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान। वहाँ पे ये चीज़ें, सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है। ये इसका एक्सपोर्ट मॉडल है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरप्रिटेशंस, फाइनेंशियल रेशियोज इंटरप्रिटेशंस विद ग्राफ। जो हमने एक्सेल की शीट पे ग्राफ बनाए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन है। जो कैलकुलेशन वहाँ पे की, वहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया और यहाँ पे मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट किया है कि अगर लॉस है तो क्यों है, अगर प्रॉफिट है तो किस वजह से प्रॉफिट हुआ है। और 2000 सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड 2019 में 4% है। मोडेस्ट प्रॉफिट मार्जिन है। और जो हमारे पास 2020 में है वो हमारे पास 11% है। इसने शो किया है कि इसने इम्प्रूव किया है प्रॉफिट। 2021 में हमारे पास 17% है। मतलब रेशो जो है, रेशो हमारे पास कैलकुलेट हुई है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ये 2021 में पीक पे है। मतलब इन्होंने बहुत प्रॉफिट अर्न किया है, अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। 2022 में ये जो है इनकी जो सेल्स हैं वो कम हो गई थी, सेल्स की एफिशिएंसी और जो सेल्स जो थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से 2022 में इनको बहुत लॉस हुआ है, 3% इनको लॉस हुआ है। उसके बाद हमारे पास आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2019 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 15% था। 2020 में ये हमारे पास 19% है, इम्प्रूव हुआ है। और 2028 में ये हमारे पास 2021 में ये हमारे पास 28% है। 28% है, ये पीक पे है। मतलब 2019 और 20 से कंपेयर किया जाए तो ये पीक पे है। इसने हाईएस्ट लेवल पर है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत अच्छी दी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया 2021 में। और 2022 में 15% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फेल बैक हो गया, मतलब नीचे आ गया है, 15% पे आ गया है।
और जो प्रॉफिट हुआ था इनको इन्वेस्टमेंट से ना, वो जो इन्वेस्टमेंट्स की थी, जो इन्होंने इनसे प्रॉफिट जो है वो गेन किया था, वो 2022 में कम हो गया है, 15% पे आ गया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2019 में 4% है, 7 में इन्होंने इंक्रीज़ किया है, 2020 में 7% से इंक्रीज़ किया, 2021 में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है एज़ कम्पेयर टू 2019 और 2020। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो, इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है 9%, और उसके बाद 2022 में दोबारा ये फेल डाउन हो गया है, नीचे आ गया है, मतलब इनको लॉस हुआ है, जो कंपनी के ऑपरेशंस वगैरह हैं उनमें लॉस हुआ है, इस वजह से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2022 में दोबारा कम हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 2019 में 26% है, और 2020 में इन्होंने इंक्रीज़ किया है 27% से, और 2020 में दोबारा ये 26 पे आ गया है, और 2022 में भी 2022 में 26 पे आ गया है। सिर्फ 2021 में इन्होंने अपना जो प्रॉफिट जो है ना बूस्ट किया है, उसके अलावा बाकी तीनों सालों में ये दोबारा वहीं पर ही आ गए हैं। इन्होंने सिर्फ 2021 में अपनी प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को जो है वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया था, और प्राइस वगैरह को, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, और जो उन्होंने रेवेन्यूज़ वगैरह शेयर किए हैं, रिटेन अर्निंग एज अ ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने शेयर किया, लेकिन 2022 में दोबारा ये नीचे आ गए हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट रेशो। इन्वेस्टमेंट रेशो में सबसे पहले डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो हमारे पास 2019 में 186% है, 2022 में हमारे पास 16% है, माइनस में चली गई है, 2021 में भी माइनस में है, और 2022 में -173 है। तो 186% 2019 में इन्होंने पे किया है, मतलब डिविडेंड एक्सीड अर्निंग, इन्होंने बहुत डिविडेंड पे किया, इनकी अर्निंग से एक्सीड कर गया है। और उसके बाद हमारे पास 2020 में 16% है, माइनस में चला गया। उनके बाद 2021 और 22 में भी हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो नियर ज़ीरो हो गई है, मतलब माइनस में चली गई है, कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, जिस वजह से ये अपने डिविडेंड को सही तरीके से पे नहीं कर पा रही, डिविडेंड पे नहीं कर पा रही अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 2019 में भी ज़ीरो है, और सिर्फ 2020 में 1% से 1% जो है इन्होंने इंक्रीज़ की है, उसके बाद फिर दोबारा ज़ीरो पे आ गई हैं, और 2022 में भी ये ज़ीरो पे आ गई हैं। कोई डिविडेंड का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया, सिर्फ 1% बूस्ट किया था इन्होंने 2021 में। उसके बाद हमारे पास अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का जो ग्राफ है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 2019 में 1.605 थी, और 2021 में 5.112 थी, और 2021 में ये पीक पे गई थी 9.3932। इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है, ग्रोथ हुई है ओवर दिस ईयर्स, मतलब बाकी ईयर्स की निस्बत इस ईयर में जो है ना इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट अर्न किया। और 2022 में हमारे पास 1.7923 दोबारा से ये ड्रॉप हो गया, इनका जो प्रॉफिट था ना इनकी अर्निंग्स वगैरह की वजह से दोबारा ये ड्रॉप हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिविडेंड कवर रेशो। डिविडेंड कवर रेशो हमारे का ग्राफ ये शो करता है कि 2019 में 54% थी, और 2020 में 640%, और 2021 में 471%, और 2022 में 58%। सिर्फ और सिर्फ 2020 और 2020 में इन्होंने जो है ना रेशो स्पाइक की हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, ओवर 6.4 टाइम्स डिविडेंड पे आउट। और उसके बाद जो है 2022 में फिर नीचे रेशोज जो है वो ड्रॉप हो गई है, और 2022 में जो है इन्हें बहुत ज़्यादा वो लॉस हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2020। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो 2019 में हमारे पास है 824083, 2020 में है 260152, और 2021 में 766921, और 2022 में 141269। 824083 2019 पे ये मतलब इंडिकेट करी है कि ना हाई, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन इन्होंने हाई अर्निंग्स की हैं, और उसके बाद 2022 में वेरी लो हो गई हैं, और मतलब बहुत नीचे चले गई है कंपनी। इनको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है अपनी अर्निंग्स में, और 2021 में भी इसी तरीके से है। 2021 में इंक्रीज़ हुई है 766921 से, दोबारा अर्निंग 2021 में इंक्रीज़ हुई है। मार्केट प्राइस
और उसके बाद 2022 में दोबारा ये फेल बैक हो गई है, दोबारा ये नीचे आ गई है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस रॉस हो गई हैं और जो रिटर्न किया हाई वैल्यूएशन जोन को, तो इसकी वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़ीरो हो गई हैं, नीचे आ गई हैं। उसके बाद है हमारे पास ये रेशोज़ यहाँ तक कैलकुलेट हो गई हैं, हमारे पास रेशो के एनालिसिस हो गया। उसके बाद हमारे पास है इस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की रिव्यू रिपोर्ट 2024 की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमें इस रिपोर्ट में ये बताया है कि परफॉर्मेंस बताई है 2024 की सेल्स बताई है 41.1 बिलियन है, अप टू 11.13% कॉन्स्टेंट एक्सचेंज रेट है। उसके बाद बिजनेस की अर्निंग पर शेयर जो है उसकी अमाउंट बताई है 7.12 अप टू 4.1 एट CER अबव रिवाइज्ड आउटलुक। उसके बाद हमारे पास है ये उसके बाद हमें इन्होंने अपनी एनुअल सेल्स के बारे में बताया है, और एनुअल सेल्स के बारे में बताया, अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट बताया, अपने एक्सपेंसेस बताए हैं, और सनोफी की कमिटमेंट बताई है इनोवेशन में। और 2024 में डिलीवर किए हैं 14 रेगुलेटरी अप्रूवल्स किए हैं, 8 पॉजिटिव 3 रीडआउट्स अक्रॉस इम्यूनोलॉजी, रेयर डिजीज और वैक्सीन। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमें ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई हैं। और सनोफी ने अनाउंस किया है अपनी प्लान सेल को, जो अपेला इनकी सब्सिडरीज है उसके अंदर अपनी प्लान सेल्स के बारे में बताया, हेल्थ केयर बिजनेस और हेल्थ केयर बिजनेस के बारे में, अपने ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया है 2025 में जो होंगी। शेयर होल्डर रिटर्न्स शेयर होल्डर रिटर्न्स का रिव्यू दिया है, उनका डिविडेंड शेयर होल्डर्स रिटर्न को हमने कितना मतलब इन डिविडेंड पे किया है उसकी अमाउंट बताई है 2024 में, जैसे ये 3.92 है। और 2025 में जो है वो CEO ने ये सारा कुछ बिजनेस के बारे में बताया, उसका EPS बताया है कि अर्निंग पर शेयर 2020 में ये हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या न्यू लॉन्च हो सकता है, या ये सारा कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में बताया। उसके बाद हमारे पास है ऑडिटर रिव्यू रिपोर्ट। ऑडिटर रिव्यू रिपोर्ट्स में जो है ऑडिट जो है वो रिव्यू देता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके, सारा कुछ बताता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो एनालाइज करता है, उसको देखता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड फ्रेंच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे पास ये उसकी रेवेन्यूज रिकॉग्नाइजेशन करता है, वैल्यूएशन बताता है इंटेंजिबल एसेट्स की, और ये सारा कुछ जो है ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होता है, और ये उनको इंटरप्रेट करता है, उनको देखता है, उनको समझता है, ट्रू एंड फेयर रिव्यू देता है अबाउट कंपनी, और कंफर्म करता है मतलब कि कहाँ पे लॉस हुआ है, क्या हुआ है, मतलब क्या फाइनेंशियल जो है इनको क्राइसिस कंपनी ने फेस की हैं। और जो है ऑडिटर जो है ना वेरीफाई करता है कि जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेंटेन किए गए हैं या नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक तरीके से बनाई गई हैं या नहीं है, मतलब किसी भी तरह का बीच में कोई फ्रॉड तो नहीं है। वो ये सारा कुछ चेक करते हैं कि कोई मिस स्टेटमेंट, कोई मटीरियल कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है एड्रेस करते हैं डिमेगर ऑफ ओपीला। ओपीला जो है इनकी सब्सिडरी है, ये कंज्यूमर हेल्थ केयर है बेसिकली। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये सारा कुछ हमें बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। इंटरनेशनल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स कौन है? सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान के इंटरनेशनल सप्लायर्स हमारे पास जो सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान के हैं वो फ्रांस है, हमारे पास जर्मनी है, रॉ मटेरियल्स वगैरह हमें देता है। ये इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, हमें ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करते हैं फ्रांस और जर्मनी, इसमें हमारे पास मेन पे हैं। उसके बाद हमारे पास लोकल कस्टमर्स कौन थे? लोकल कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सनोफी एवेंटिस के कौन हो सकते हैं? हमारे पास लोकल कस्टमर्स रिटेलर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो सकती हैं। उसमें हमारे पास स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर्स में हमारे पास लोकल ट्रेडर्स हो सकते हैं, सच एज बार्बर मेडिकल, GS फार्मेसी, अल नूर एजेंसी। ये हमारे पास लोकल इन्हें कस्टमर्स भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं स्नोफी एवेंटिस पाकिस्तान का। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है इसका। कंक्लूजन में हमारे पास कंक्लूजन इसका कंपनी का ये है कि बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसने किस तरीके से इसका एक्सपोर्ट मॉडल क्या है, इसका इम्पोर्ट मॉडल क्या है, ये कहाँ कहाँ चीज़ें एक्सपोर्ट करती है और कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट ये रॉ मटेरियल्स करती है, और वैक्सीन्स और रेयर डिजीज़ की वैक्सीन्स, और ये सारी चीज़ें जो है ये
इंपोर्ट करती है बाकी कंपनीज़ को, और इसका हेडक्वार्टर कराची में है, पाकिस्तान में भी है, और भी बहुत से ममालिक में हैं। और इसके बाद इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, इसके की पीपल्स कौन है, और इसके बाद इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ऑडिटर, रिव्यू रिपोर्ट्स क्या हैं, उसमें क्या बताया जाता है, इसके लोकल और इंटरनेशनल सप्लायर्स कौन है। इस बेसिकली हमने सारा कुछ इस फाइल में हमने डिस्कस किया है। और इसके बाद हमने जो एक्सेल पे इंटरप्रिटेशन की है उसकी इंटरप्रिटेशन, रेशो एनालिसिस किया है, उसकी इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ पर की है सारी, के क्यों प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। ये हमने बेसिकली सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।